दोस्तों आज 1 फरवरी 2026 देश का यूनियन बजट हमारी संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स संबंधित क्या-क्या बदलाव हुए हैं, जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं। उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको की हाइलाइट्स बताने वाला हूँ कि इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, टीडीएस, टीसीएस, पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मैट, क्या परिवर्तन इस बजट में प्रपोज किए गए हैं जो कि आपको नए फाइनेंशियल ईयर यानी अब देखिए 2026 से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 1 अप्रैल 2026 से हमारे देश में नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को अब हरी झंडी मिल चुकी है। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा, यानी जो 2026-27 ईयर है, उसको अब से टैक्स ईयर माना जाएगा, याद रखिएगा। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर 26-27 लगने वाला है, उसे हम टैक्स ईयर बोलेंगे आने वाले समय से और इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2026 से, जो ऑलरेडी मैं जिसके ऊपर एक कोर्स डेवलप कर चुका हूँ और रेगुलर बेसिस पे उसमें हम लोग कंटेंट बना रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नए जो अपडेट्स है उसको लेकर। चलिए इस बजट में क्या बदलाव हुए हैं, जिस पर हम थोड़ा-सा चर्चा करेंगे और किस तरीके से ये बजट यानी 2026-27 में हमें क्या-क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी-अभी रिसेंटली जीएसटी 2.0 22 सितंबर 2025 के बाद जीएसटी में भी बड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेज़ हुआ है। और आप सभी को पता है कि जीएसटी के जो बदलाव होते हैं, वो अब पहले पहले का ज़माना नहीं रहा, जहाँ पर आपके एनुअल बजट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड ज़्यादा बदलाव डिक्लेयर डिक्लेयर किए जाते थे। जीएसटी के सारे जो बदलाव होते हैं, वो जीएसटी काउंसिल अलग से अथॉरिटी है, जो बेसिकली उनको प्रस्ताव को पास करती है और उन बदलावों को इफ़ेक्टिव करती है। तो अब जो बजट में आपको जो बदलाव देखने को मिलते हैं मैक्सिमम, वो इनकम टैक्स से या टीडीएस, टीसीएस से रिलेटेड मिलते हैं बेसिकली। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने वाला है। तो देखिए, एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ जो है कि आपका जो इनकम टैक्स में जो टैक्स स्लैब है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यानी आपका जो 25-26 फाइनेंशियल ईयर का टैक्स स्लैब है, उसी को 26-27 में कंटिन्यू किया जा रहा है। यानी आप ये मान के चलिए कि 12 लाख रुपए तक आपको 87A की रिबेट कंटिन्यू रखी गई है। 75,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको कंटिन्यू रखा गया है। उसके अलावा स्लैब में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको न्यू स्लैब में अपना आईटीआर भरना है और अगर आप चाहें तो ओल्ड स्लैब में जाकर ओल्ड स्लैब के जो डिडक्शंस के बेनिफिट और जो ओल्ड स्लैब के बेनिफिट है, उसमें आप जा सकते हैं। ओल्ड स्लैब में आपको 5 लाख रुपए तक 87A की रिबेट मिलती है। न्यू स्लैब का आपको चुनाव नहीं करना है, लेकिन ओल्ड स्लैब में जाने के लिए आपको उसका चुनाव करना होगा। हालाँकि निर्मला सीतारमण जी ने ये भी बोला है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा नया टैक्स एक्ट आ रहा है, जो डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है, उसमें सिम्प्लिफिकेशन को ज़्यादा ध्यान दिया गया है। देखिए मॉडिफ़िकेशन कुछ ज़्यादा नहीं है, बट सरलीकरण ज़रूर है उसमें। मतलब ये है कि उस एक्ट में ये ध्यान रखा गया है कि चीज़ें आसान की जाएँ टैक्स पेयर के लिए, ताकि टैक्स पेयर आसानी से अपना आयकर रिटर्न भर सके। तो सिम्प्लिफाइड इनकम टैक्स रिटर्न आपको आने वाले समय में देखने को मिलने वाले, जो कोई भी व्यक्ति अपना आयकर रिटर्न फाइल कर पाएगा। ऑलराइट, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, तो इसमें एक बड़ा जो अपडेट है, वो ये है कि जो रिवाइज़ रिटर्न की जो डेडलाइन होती थी, वो होती थी 31 दिसंबर, अब उसको बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। हालाँकि सब्जेक्ट टू अ नॉमिनल फीस, मतलब जो लेट फीस लगती है वो लगने वाली है। लेकिन अभी आप सबको पता है कि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और ओरिजिनल रिटर्न में कोई त्रुटि होती है, तो उसे हम जाके रेक्टिफाई करते हैं और रिवाइज़ रिटर्न फाइल करते हैं और 31 दिसंबर से पहले-पहले हमें रिवाइज़ रिटर्न भरना होता है। अब भी आप रिवाइज़ रिटर्न भर पाओगे, लेकिन इसकी ड्यू डेट अब 31 मार्च कर दी गई है, तो एक बड़ा अपडेट है। जो लोग गलती कर जाते हैं अपना आयकर रिटर्न में, उनको एडिशनली 3 महीने का समय मिलेगा, जहाँ पर वो अपने रिटर्न को वापस से रिवाइज़ कर सकें। देखिए, जो एक्सीडेंटल विक्टिम होते हैं, किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट में आपको जो मुआवज़ा मिलता है मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा, एमएसीटी द्वारा इंडिविजुअल को, आपको मैं ये बता दूँ कि अब इनकम टैक्स से इस मुआवज़े को पूरी तरह से exempt कर दिया गया है। यानी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मोटर एक्सीडेंट पर
जो आपको बाद में मुआवजा मिलेगा, उस पर इनकम टैक्स पूरी तरह से यहाँ पर खत्म कर दिया गया। इवन उस पर होने वाले पेमेंट पर टीडीएस को भी अब खत्म कर दिया गया है। एक और यहाँ पर बहुत ही बड़ा डिस्क्लोज़र वो ये है कि अगर विदेश में आपकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे देखिए विदेशों में हमारी अगर कोई नॉन इमूवेबल यानी मूवेबल प्रॉपर्टी है तो 20 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी आपको अगर आपने नहीं भी बताई तो आपको किसी भी तरीके की प्रोसिक्यूशन यानी सजा के प्रोविजन को यहाँ से खत्म कर दिया गया है। यानी सीधी-सी बात है कि विदेश में कोई संपत्ति है 6 महीने के अंदर-अंदर डिक्लेयर करिए। आप अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू 20 लाख तक है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई अब दंड आपके ऊपर नहीं लगने वाला, पेनल्टी को खत्म कर दिया गया और अगर वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 1 करोड़ तक की लिमिट पर पेनल्टी को इन्होंने अब खत्म कर दिया है। ऑलराइट? टीसीएस के रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट है जो आपको मैं बता दूँ कि जो फॉरेन रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत हम लोग अगर ओवरसीज़ टूर पैकेज में जाते हैं अब देखिए विदेश यात्रा करना आपके लिए इसलिए सस्ता हो जाएगा क्योंकि पहले क्या होता था आपको 5% से 20% तक टीसीएस डिडक्ट होता था जब आप अपना विदेश यात्रा के लिए फॉरेन एक्सचेंज मतलब अपनी मनी कन्वर्ट कराते थे। तो टीसीएस काट लेते थे बैंक बेसिकली। अब आपके लिए ओवरसीज़ टूर पैकेज पर ये 5 से 20% से घटाकर रेट 2% कर दी गई है। और एजुकेशन और मेडिकल पर्पज़ से अगर आप फॉरेन रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपका टीसीएस अब 2% कर दिया। तो सीधी-सीधी तौर पर हम बात कर सकते हैं कि विदेश में जाना आपके लिए अब डेफ़िनेटली सस्ता होने वाला है क्योंकि टीसीएस की रेटों में यहाँ पर कटौती की गई है। आप सबको अभी अगर आप लोगों को बजट पे अ, आपकी वॉच थी, तो आपने देखा कि आज शेयर मार्केट में बड़ी भारी गिरावट आई। इसका कारण यहाँ पर ये है कि सिक्योरिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। तो आपको ये मैं बता दूँ फ्यूचर ट्रेडिंग पर अब 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया और ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर 0.10% से बढ़ाकर ये 0.15% कर दिया गया। यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेड आपको अब महँगी पड़ने वाली है। ऑलराइट जो एफ-एंडो ट्रेडर है उनके लिए डेफ़िनेटली ट्रेड महँगी पड़ने वाली है। बाईबैक जो कंपनियाँ अपने शेयर्स कर देती है, तो पहले क्या होता था कि ये शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड इनकम माना जाता था और कहीं न कहीं डिविडेंड इनकम उनकी स्लैब रेट वाली इनकम कंसिडर होती थी और उस केस में वो कहीं न कहीं टैक्स आर्बिट्रेज का फ़ायदा ले पाते थे। अभी बाईबैक वाली इनकम को शेयर होल्डर की कैपिटल गेन की इनकम माना जाएगा, डिविडेंड इनकम नहीं माना जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट डिसीज़न है जो कहीं न कहीं आपको यहाँ पर देखिए आपके लिए शेयर होल्डर है और कोई कंपनी ने आपके शेयर बायबैक कर दिए तो आपको अब उसके ऊपर फिक्स रेट से टैक्स देना पड़ेगा। पहले वो स्लैब रेट में आता था। अगर मैं कॉर्पोरेट और बिज़नेस टैक्सेशन की बात करूँ तो जो कंपनियाँ मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट से टैक्स रेट से पेमेंट करती थी, तो उसको 15% से घटाकर मैट की रेट को 14% कर दिया। यानी सीधी-सी बात है आपको 14% अब फाइनल टैक्स देना होगा। और जो फॉरेन कंपनीज़ हैं इंडिया में ग्लोबल क क्लाउड सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है इंडियन डेटा सेंटर्स को, 2047 तक उनको टैक्स हॉलिडे दे दिया गया, यानी क्लाउड सर्विसेज़ को 2047 तक इंसेंटिव दे दिया गया। यानी एक तरह से टैक्स हॉलिडे का मतलब होता है कि टैक्स नहीं देना उनको। ऑलराइट? एनआरए की अगर मैं बात करूँ, तो जो विदेशों में जिनके पास अगर आपको अब प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आप उस केस में आपको टैन नंबर की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने पैन नंबर से ही चालान बनाकर उस प्रॉपर्टी की खरीद पर गवर्नमेंट को पेमेंट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर अगर मैं एनआरआई की बात करूँ, तो प्रॉपर्टी अगर आप फ़ॉरेन में बेचते हैं, तो टैन नंबर बेचने खरीदने पे टैन नंबर का रिक्वायरमेंट नहीं है। पैन से ही आप अपनी प्रॉपर्टी विदेश में बेच पाएँगे। ऑलराइट? यानी पैन बेस्ड चालान कर दिया गया है एनआरआई की प्रॉपर्टी सेल के ऊपर। ऑलराइट? उसके अलावा अगर हम बात करें तो मैन पावर सप्लाई को अब कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स की डेफिनेशन में डाल दिया गया है। यानी सीधी-सी बात करें कि अगर आप मैन पावर सप्लाई से बिलॉन्ग करते हैं तो टीडीएस अब आपको जो कॉन्ट्रैक्टर 194 सी के अंतर्गत इसको देखा जाएगा। तो कहीं न कहीं जो लीगल एम्बिग्यूटी थी उसको खत्म किया गया है और सीधे-सीधे इसको अब कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट में मान लिया गया है। ऑलराइट, इनडायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात करूँ तो भारत में अभी-अभी देखिए इस बजट में 2 चीज़ें आपके सामने निकल कर आ रही है कि एक तो भारत में कैंसर के जो मरीज़ हैं वो काफ़ी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं और जो बीपी के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के, वो शुगर के जो मरीज़ हैं वो काफ़ी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इन दोनों ही ब्लड प्रेशर मेडिसिन्स और कैंसर मेडिसिन्स के ऊपर याद रखिएगा इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया जिससे ये दवाएँ आने वाले समय में आपको सस्ती मिलने वाली है। ऑलराइट
और जो पावर प्रोजेक्ट्स इंपोर्ट करते हैं उनको 2035 तक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट कर दी है 2035 तक। तो कहीं न कहीं ये न्यूक्लियर पावर इंपोर्ट भी आपके लिए कहीं न कहीं डेफिनिटली सस्ता होने वाला है। जीएसटी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इस बजट में जीएसटी से रिलेटेड कोई घोषणा नहीं की गई है और वैसे भी बजट में अब जो बजट आते हैं उनमें जीएसटी से रिलेटेड कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्योंकि जो जीएसटी के बदलाव होते हैं, अभी-अभी अगर आपने पिछले 2-3 दिनों में अगर आपने लगातार न्यूज़ पर अगर अपनी नज़र गड़ाई हुई हो, तो जो भारत में जो कोचिंग एसोसिएशन है ना, उन्होंने वित्त मंत्रालय को बाकायदा रिटर्न में एप्लीकेशन दिया है कि कोचिंग इंडस्ट्री पर यानी एजुकेशन पर जीएसटी 18% से रिड्यूस करके 5% कर दिया जाए। तो देखिए बजट में ये कोई डिक्लेरेशन नहीं होती। अब ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में होगी, उसमें तय होगा, वो कहीं न कहीं एजेंडा बनेगा। उसके ऊपर विचार-विमर्श होगा और जो डिसीज़न लेगी वो जीएसटी काउंसिल लेगी। तो जीएसटी से रिलेटेड बदलाव आपको जीएसटी काउंसिल लेती हुई मिलती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ़ कस्टम का जो निर्णय होता है या कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव होते हैं, तो वो आपको बजट में देखने को मिलते हैं। तो इनकम टैक्स हो गया या कॉर्पोरेट हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया या टीडीएस, टीसीएस हो गया या कस्टम ड्यूटी की मैं बात करूँ, तो ये सारे आपको बजट में डेफ़िनेटली इनके ऊपर नज़र गड़ाए रखनी होती है कि क्या बदलाव हो रहे हैं। जीएसटी के सारे डिसीज़न क्योंकि जीएसटी तो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है ना, जीएसटी के सारे डिसीज़न जो है वो जीएसटी काउंसिल बेसिकली लेती है और यहाँ पर भी आपको कोई ज़्यादा जीएसटी से रिलेटेड हमारी वित्त मंत्री ने कोई यहाँ पर बेसिकली घोषणा नहीं की है, याद रखिएगा। तो सीधी-सीधी बात करें मोटे-मोटे तौर पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए नया इनकम टैक्स एक्ट आपका 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा ही होगा 101% यानी ये 1961 के एक्ट को रिप्लेस करने वाला है और आपके लिए टैक्स की जो कंप्लायंसेस है उसको बहुत ही आसान बनाने वाला है। इंडिविजुअल के लिए जो एक तरह से अगर हम बात करें तो 2026 से अगर मैं बात करूँ तो टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं है। ओल्ड स्लैब में 5 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन कंटिन्यू रखा गया मतलब सुपर सीनियर सिटीजन के केस में और 5 लाख तक 87 ए की रिबेट को कंटिन्यू रखा गया और न्यू स्लैब में 12 लाख रुपए तक 87 ए की रिबेट को कंटिन्यू रखा गया और हर 4-4 लाख पर आपका 5-5% का स्लैब चेंज होगा। 4 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और लाइक स्टैंडर्ड डिडक्शन का 75,000 का बेनिफिट आपको कंटिन्यू रखा गया। यानी जो सैलरीड पर्सन है उनको 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 75 का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा और 12 लाख तक उनको 87 ए की रिबेट मिल जाएगी। तो जो 60,000 का टैक्स बनता है 12 लाख पर, वो टैक्स आपका ज़ीरो हो जाना है, ऑलराइट? सो 87 ए की रिबेट को भी कंटिन्यू रखा गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है 12 लाख तक। नई स्लैब में 115 बीएसई में आपको 87 ए की रिबेट मिलती है 12 लाख तक। तो इसको कंटिन्यू रखा गया, तो ये बदलाव आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। हाँ, मोटर एक्सीडेंटल क्लेम में आपको जो राशि मिलेगी, अब आपको उस पे इनकम टैक्स देने की ज़रूरत कतई नहीं है, वो आपकी इनकम एक्जेम्प्टेड इनकम मानी जाएगी। फॉरेन ट्रांज़ैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो विदेश यात्रा पर अब आपका 5% के बजाय 2% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, जिससे आपका विदेश यात्रा का जो खर्च है, वो कम आएगा क्योंकि टीसीएस कम कटेगा, ऑलराइट? एनआरआई की प्रॉपर्टी की सेल की मैं बात करूँ, तो एनआरआई की प्रॉपर्टी की सेल पर आपको टैन नंबर अब रिक्वायर्ड नहीं है, पैन नंबर से ही आप अपना चालान भर पाओगे और अगर एनआरआई की मैं ग्लोबल इनकम की बात करूँ तो एनआरआई की ग्लोबल इनकम बेसिकली टैक्स से छूट थी पहले भी और आगे भी इसको कंटिन्यू किया गया। पेनल्टी की अगर मैं बात करूँ देखिए कंप्लायंसेस और पेनल्टी की, तो आज की अगर आपने बजट की स्पीच को ढंग से सुना हो, तो हमारे वित्त मंत्री ने बार-बार यही बोला है कि हम अब सज़ा के ऊपर फ़ोकस नहीं करने वाले हैं। यानी पनिशमेंट पे नहीं फ़ोकस होगा, बल्कि हमारा फ़ोकस होगा पेनल्टी के ऊपर। यानी सीधे तौर पर अगर मैं बात करूँ तो इनकम टैक्स में छोटी गलतियों के ऊपर आपका सज़ा का पनिशमेंट सज़ा जो होती है बेसिकली उसको ख़त्म कर दिया गया है, यानी अब आपको सज़ा के प्रोविज़न्स नहीं लगेंगे। 1 अप्रैल 2024 से के बाद अगर भारत की कोई भी कोर्ट सज़ा को जुर्माने में अब बदल पाएगी। यानी 1 अप्रैल 2024 के बाद आपको अगर कोई भी इनकम टैक्स के चोरी के आरोप आपके ऊपर है तो सज़ा के प्रोविज़न्स को अब पनिशमेंट को अब आपकी पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। विदेश में संपत्ति पर आपको अब किसी भी प्रकार का कोई पेनल्टी नहीं लगने वाला याद रखिएगा और आपको 6 महीने के अंदर-अंदर अपनी फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर करना होगा, याद रखिएगा। और अगर आपने अब 6 महीने में डिक्लेयर की, तो टैक्स प्लस पेनल्टी लगेगी कोई सज़ा वगैरह की प्रोविज़न्स को इन्होंने कंप्लीटली अब खत्म कर दिया है। ऑलराइट? और इनकम छुपाने पर अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप अपनी इनकम को हाइड करते हैं, तो इनकम छुपाने पर अब सज़ा नहीं लगेगी, सीधे-सीधे 30% टैक्स आपको देना होगा और पेनल्टी जो है वो तो देनी पड़ेगी। तो लगभग भारत में अगर आप इनकम छुपाते हो और
अनडिक्लेयर्ड इनकम या हम ये कह सकते हैं अनडिस्क्लोज्ड इनकम आपकी जब पकड़ में आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, तो आपका लगभग 78%, 72%, 70% के आसपास का टैक्स चला जाता है। वो वर्तमान में कंटिन्यू रहेगा, सज़ा अब आपको नहीं होने वाली। अपील की मैं बात करूँ, तो अपील के ऊपर जो आपका बेसिकली पेनल्टी लगती है, उसके ऊपर अब ब्याज आपको नहीं देना होगा। तो अगर आप इनकम टैक्स में कोई भी अपील पर आपका पेनल्टी लगता है, तो ब्याज आपको बेसिकली नहीं देना होगा, ऑलराइट? और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की रेट को 15% से 14% कर दिया गया है और कोर्ट केसेज़ में अब कोर्ट के ऊपर है कि वो सज़ा को तब्दील कर दे फाइन के अंदर 1 अप्रैल 2024 के बाद। तो देखिए ये थे वो 15 अपडेट जिस पे मैंने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है। बजट में यही 15 अपडेट है जो आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा कुछ इस बजट में आपको देखने को इसलिए नहीं मिला है, टैक्सेस के मामलों में क्योंकि ऑलरेडी जीएसटी में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको सितंबर 2025 में देखने को मिल गया और जीएसटी के बदलाव ऑलरेडी जीएसटी काउंसिल करती है। और इनकम टैक्स में ऑलरेडी सरकार पिछले 2 सालों से हमारा जो इनकम टैक्स जो नया एक्ट है उस पे लगी हुई है, तो वो एक्ट वैसे ही बना हुआ है और वो एप्लीकेबल होने वाला है। तो इसीलिए अभी ज़्यादा छेड़छाड़ यहाँ पर आपको अ, मतलब पहले से ही प्री डिसाइडेड था कि आपको होने वाली नहीं है। सो ये थे वो सारे बदलाव जो मैंने मोटे-मोटे तौर पे आपके सामने बताया। एक बार मैं क्विक रिवीजन बता देता हूँ आपको। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। एनआरआई को प्रॉपर्टी बेचने के लिए अब पैन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। पैन नंबर से ही प्रॉपर्टी आप बेच पाओगे। विदेश यात्रा पर टीसीएस की रेट को 5% से 2% कर दिया गया है। इनकम टैक्स में छोटी गलती पर अब आपको सजा नहीं होने वाली। विदेश में 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी पर आपकी पेनल्टी खत्म कर दी गई है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की रेट को 15% से 14% कर दिया गया है। विदेश में संपत्ति अब आप 6 महीने के अंदर-अंदर डिक्लेयर कर सकते हो, घोषित कर सकते हो और उसके ऊपर आपको जो भी जुर्माना है, वो टैक्स प्लस जुर्माना देना होगा अगर आपने अब डिक्लेयर की तो। पेनल्टी प्रोसिक्यूशन के यानी इम्प्रिजनमेंट के जो प्रोविजन्स है उसको खत्म किया गया है। उसके अलावा अपील पर अब कोई पेनल्टी लगती है तो उसपे आपको ब्याज नहीं देना होगा और जो अनडिक्लेयर्ड विदेशी संपत्ति है, उस पर सज़ा की बजाय अब आपको टैक्स चुकाना होगा। इनकम छुपाने पर आपको सज़ा नहीं होगी, 30% फ्लैट रेट से टैक्स देना पड़ेगा विथ पेनल्टी। मोटर एक्सीडेंटल क्लेम पर आपको इनकम टैक्स में छूट दी गई है। एनआरआई को अपनी ग्लोबल इनकम पर छूट कंटिन्यू को रखा गया है। 1 अप्रैल 2024 से कोर्ट सजा को जुर्माने में अब बदल पाएँगे। इनकम टैक्स की स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं है। 12 लाख रुपए तक आपको 87A की रिबेट कंटिन्यू रखी गई है और 75,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलने वाला है। ये थे क्विक अपडेट बजट 2026 के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अपडेट होने का मौका मिला होगा। मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स हब उदयपुर के साथ आप लोग हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। प्रैक्टिकल आप टैक्स के कंप्लायंसेस और अकाउंटिंग से जुड़े हुए कोर्सेज़ के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।